नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है किसानों का हल्ला बोल। जी हाँ, संसद में किसानों को लेकर के विधेयक पास किए गए और सरकार द्वारा कहा यह जा रहा है कि ये विधेयक जब कानून बन जाएंगे तो किसानों की किस्मत पलट करके रख देंगे। लेकिन किसान है कि इस पर एतबार करने को तैयार नहीं है और उनका मानना है कि सरकार इसके बहाने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आगे बढ़ाएगी और किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बना देगी। दूसरी ओर यह भी विपक्षी पार्टियों को एक बड़ा मौका मिल गया है, बैठे बैठा उनको एक अच्छा मौका मिल गया है और उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर दिया है। इसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं। हम बात बिहार की करें, चूंकि बिहार में चुनाव है तो वहां पर आरजेडी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और तमाम अन्य जो पप्पू यादव की पार्टी है उन लोगों ने इसका विरोध किया और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर तक विरोध का अपना प्रदर्शन किया। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जमकर इस पर अपनी राजनीति की जमकर प्रदर्शन में हिस्सा लिया। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन ने पूरे देश में इस तरह का आंदोलन किया और काफी हद तक उनका ये आंदोलन सफल भी रहा, क्योंकि उनको न सिर्फ पंजाब और चंडीगढ़ हरियाणा में ही सपोर्ट मिला बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और तमाम अन्य प्रदेशों में भी भरपूर समर्थन मिला। वेस्ट बंगाल में तो ममता बनर्जी पहले ही समर्थन कर रही थी और एक बार फिर उन्होंने इसका जमकर समर्थन किया। अब सवाल ये उठता है, सरकार कह रही है कि ये बिल किसानों के फायदे के लिए है, उनकी किस्मत बदल देगा। तो दूसरी ओर विपक्ष कह रहा है कि ये बिल किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बना देगा। किसान इस पर एतबार नहीं कर रहे, किसान इस बार प्रधानमंत्री की बात पर एतबार नहीं कर रहे। अब सवाल यह है कि सच बोल कौन रहा है? क्यों किसानों को यह डर सता रहा है कि अगर ये बिल जो विधेयक पास किए गए हैं कानून बन गए तो किसानों के लिए बहुत ही काल का गाल साबित होंगे? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों उनके मन में ये शंका है। और दूसरी बड़ी बात है कि जब किसान किसी चीज को मांग नहीं रहे हैं तो उन्हें जबरदस्ती क्यों दिया जा रहा है? यह भी अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, हम उनसे आपका तारुफ करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कहां कहां किसानों ने हल्ला बोला और कहां कहां पर जाम की स्थिति रही। लोकसभा और राज्यसभा में पारित किए गए कृषि बिल के विरोध में देश भर में शुक्रवार किसान संगठन ने भारत बंद बुलाया। बिल के खिलाफ किसान संगठन बेहद गुस्से में दिखे। किसान बिल के खिलाफ दिल्ली से लेकर पंजाब तक और यूपी से लेकर बिहार तक किसानों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मांग जो सरकार ये किसानों का एक बिल पास किया है उससे वो पुरानी व्यवस्था हटा रही है। जैसे अभी तक सरकारी मंडियां और समितियां चल रहे हैं तो उसमें एक सरकारी रेट तय होता था। अपने इच्छा अनुसार भंडार करें और अपनी इच्छा अनुसार किसान का गल्ला खरीदें। उस पे ये व्यवस्था ना हटावें कि सरकारी समितियां मंडियां ये ना हटावें, उससे सरकार किसान का गल्ला सही रेट से खरीदा जाए। भारतीय किसान यूनियन समेत विभिन्न किसान संगठनों ने शुक्रवार को देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया था। शुक्रवार सुबह से किसान सड़कों पर निकल आए और किसानों के समर्थन में 31 संगठन भी शामिल हुए। किसान संगठनों को कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, अकाली दल, एएपी और टीएमसी समेत कई पार्टियों का साथ भी मिला। इससे पहले पंजाब में 3 दिवसीय रेल रोको अभियान की गुरुवार से शुरुआत हो गई। किसान रेलवे ट्रैक पर डटे हुए हैं और बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
पूरा जो है लोगों से भी अपील हम करते हैं कि इतना इसका असर होना चाहिए जो सेंटर की सरकार तक इसका जो है असर पड़े और उसको मजबूर होना पड़े कि इनकी बातों के ऊपर ध्यान दिया जाए। जो ऑर्डिनेंस है बहुत खतरनाक है, इनको तुरंत रद्द किया जाए। इसीलिए जो है रेल रोकने का प्रावधान किया था, इसके ऊपर को गौर करते इससे भी तीखे एक्शन करने के लिए हमको मजबूर होना पड़ेगा। लखनऊ में किसान संगठन बाक्यू ने प्रदर्शन किया, वहीं अमरोहा, बिजनौर, सीतापुर, सहारनपुर में किसानों ने मोर्चा खोल दिया। किसान संगठन के भारत बंद के बीच किसानों पर सियासत पर जोरदार रही। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। कृषि बिल को लेकर प्रियंका गांधी ने भी मोदी सरकार को घेरा, जबकि खुद कांग्रेस ने साल 2011 में 3 बिलों को संसद लाने का दम भरा था। इतना ही नहीं, इस दौरान कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी इसे शामिल किया था। देश भर में किसान बिल के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन और कांग्रेस के हमले के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसानों से जिन्होंने हमेशा झूठ बोला है, वो लोग इन दिनों अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से किसानों के कंधों पर बंदूक फोड़ रहे हैं। किसानों को भ्रमित करने में लगे ये लोग अफवाह फैला रहे हैं। जहां एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर सड़क पर है, तो दूसरी तरफ सरकार और विपक्ष के बीच वार पलटवार जारी है। लेकिन इन सब के बीच अगर कोई पिस रहा है तो वो किसान, जो सियासत की चक्की में पहले भी पिसता आया है और आज भी पिस रहा है। अब देखना है कि इस बार सियासत के चक्रों में फंसे किसान को राहत मिलती है या नहीं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़। आखिर क्यों ये हंगामा बरपा हुआ है, किसान क्यों आंदोलित है, क्यों नहीं उनको प्रधानमंत्री की बात पर एतबार हो रहा है, क्यों उनको लग रहा है कि उनके साथ छल किया जा रहा है, ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब तलाशना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये मसला किसान का है और ये वो अन्नदाता है जिसने हमेशा हिंदुस्तान की मदद की है। कोरोना काल में जब सारा नीचे की ओर जा रहा था, उस समय एक कृषि ऐसा था, क्षेत्र था जिसने उम्मीद जगाई थी और हिंदुस्तान की मदद की थी, खाने के लिए लोगों को दिया था। तो क्यों आज अन्नदाता परेशान है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है गौरव मिश्रा जी आपका। कपीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, आजमगढ़ से जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है कपीश जी। और दो खास मेहमान हमारे साथ यहाँ स्टूडियो से भी जुड़ चुके हैं। जावेद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका जावेद साहब। और भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान पार्टी के जिन्होंने ये पूरा धरना ऑर्गेनाइज किया, उसके प्रवक्ता भी आलोक वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और सीधा रुख करेंगे आलोक वर्मा जी का ही। आलोक वर्मा जी, क्यों आपको एतबार नहीं हो रहा? प्रधानमंत्री टीवी चैनल पर आकर के कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं की जाएगी, और यकीन मानिए, लेकिन आप लोगों को एतबार क्यों नहीं हो रहा? क्यों आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी बार बार ये कह रहे हैं, हम ये मानते हैं बात को, लेकिन आप ये बताओ, आप जब 3 बिल लेके आए और उसमें हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि आप इसमें ये लाइन जरूर जोड़ दीजिए कि कहीं भी मंडी के अंदर और मंडी के बाहर एमएसपी से नीचे खरीदारी नहीं होगी। एमएसपी खरीदारी गारंटी कानून बना दो, आप इसको लाना चाहिए। भाई ये 2 अक्षर लिखने में क्या दिक्कत है, आप बताओ। हम तो यही कह रहे हैं ना। आप ये बताओ, आपने कहा कि किसान चाहे मंडी के अंदर बेचे या मंडी के बाहर बेचे, मंडी के अंदर बेचेगा उसको टैक्स लगेगा, मंडी के बाहर बेचेगा उसको टैक्स नहीं लगेगा। आने वाले देख लीजिएगा, आने वाले साल 2 साल में मंडियां खत्म हो जाएंगी। जब टैक्स देकर कोई खरीदारी होगी नहीं तो मंडियों का क्या मतलब रहेगा? और आप दूसरी चीज ये बताओ कि जो एमएसपी की बात बता रहे हैं, भाई हम कुछ ज्यादा थोड़ो मांग रहे हैं, एमएसपी तो सरकार की ही बनाई हुई है। हम तो कह रहे हैं कि आप एमएसपी खरीदारी गारंटी कानून बना दो कि कहीं भी देश में किसी कोने में एमएसपी से नीचे खरीदारी नहीं होगी, और होगी तो वो कानूनन जुर्म माना जाएगा। हम यही तो मांग कर रहे हैं। और दूसरी मांग ये कर रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की है इन्होंने, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या है भाई? आप ये बताओ, ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी आई थी, उसने हमारे यहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की थी और हम कितने दिन गुलाम रहे। अगर इस पे सरकार का यह पक्ष है कि किसान इससे खुशहाल हो जाएगा, तो आप भी बताइए, हमने भी बिल को पढ़ा है कि उसमें
हमें 2-3 चीजों के जवाब आप हमें दिलवा दीजिए कि मान लीजिए हमसे आलोक वर्मा के खेत पे कोई कंपनी आई और उसने हमसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की और हमसे कहा कि आपका 2,000 रुपए कुंटल हम गेहूं खरीदेंगे, मार्केट में रेट हो गया 3,000 रुपए कुंटल, तो आलोक वर्मा गेहूं मार्केट में बेचेंगे या उस कंपनी को देंगे या वो कंपनी 3,000 रुपए के हिसाब से हमको दे देगी। मान लीजिए मार्केट में दाम गिर गया और गेहूं का दाम हो गया 1400 रुपए कुंटल, तो क्या कंपनी हमसे खरीदेगी? और उसमें भी इन्होंने न्यायिक प्रक्रिया में ये कर दिया कि डीएम एसडीएम ही इसको देखेंगे, बाकी कोई नहीं देखेगा जी। भाई क्या करेंगे आप बताओ? डीएम भी सरकारी है, एसडीएम भी सरकारी है, किसान खेती करेगा कि मुकदमा पेशी करेगा? ठीक ठीक, आपके पास आएंगे। गौरव जी का रुक। गौरव जी, आपने सुना आलोक वर्मा जी कुछ बेसिक सवाल उठा रहे हैं, क्या जवाब है आपका? माननीय कृषि मंत्री ने बहुत स्पष्ट संसद के अंदर ये बात कही है कि यदि एमएसपी के नीचे कहीं कोई खरीद होती है तो वो जुर्म होगा, नंबर 1। और जो ये भ्रम फैलाने की बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर कि यदि मूल्य नीचे चला जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अर्थ ही होता है कि पहले ही मूल्य निर्धारित हो जाएगा, यानी कि किसान का जो प्राइस है वो पहले ही तय हो जाएगा, उसे कम नहीं किया जा सकेगा। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे देश में अनऑर्गेनाइज तरीके से, असंगठित तरीके से होती रही है। इतना ही नहीं, राज्यों ने, हरियाणा ने, आंध्रा ने और भी कई राज्यों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अपने यहाँ कानूनी जमला भी पहनाया है उसको। ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। ये जो मंडियों के खत्म होने का प्रलाप कर रहे हैं, झूठा प्रलाप कर रहे हैं, इनको ये बताना चाहेंगे कि ये झूठ को इतना जोर जोर से चिल्ला के कहना चाह रहे हैं, किसानों को भ्रमित करना चाहते हैं। दरअसल किसान मजबूत हो रहा है, किसान जो है वो सशक्त होगा इससे, और दलाल कमजोर होंगे। और जो दलाल व्यवस्था पूरी थी, प्रदीप जी मैं आपको बताना चाहूंगा, यूपीए सरकार में छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहता हूं, एक छोटा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। यूपीए सरकार में एक स्कीम आई थी गोदामों को बनाने की ट्रिपल-P मॉडल पर, और ट्रिपल-P मॉडल पर बनाया गया, उसमें फिर खरीद पर किराया, जो उसमें अनाज रखने का किराया भी दिया लेते थे वो लोग, और इतना ही नहीं 50% सब्सिडी भी मिला बनाने का। अब इतना बड़ा खेल, इतना बड़ा नेक्सस, किसानों के पूरे उत्पाद को कब्जा करके मंडियों तक पहुंचाने का जिनके हाथ में पूरा खेल था, आज वो खेल उनके हाथ से निकल रहा है, रेत की तरफ बह गया ये व्यापार उनका, तो निश्चित रूप से रोएंगे ही, प्रलाप करेंगे ही। किसान देश का खुश है, प्रसन्न है, क्योंकि अब वो अपने उत्पाद को यदि सहारनपुर में पैदा करता है तो केरल के त्रिची में भी बेच सकता है, किसी भी व्यापारी को बेच सकता है। अब कोई इस तरह की बाध्यता इस देश में नहीं रह जाएगी। आप देखिए, सिर्फ ठीक है, आप देखिए, सिर्फ हार्टिकल्चर को देख लीजिए, हार्टिकल्चर के उत्पादों को प्रतिबंध किया गया। ठीक है गौरव जी, आएंगे दोबारा से आपके पास। और जो हार्टिकल्चर की खेती करता है आज वो कितने दोबारा से आपके पास में। ठीक है गौरव जी, आएंगे दोबारा से आपके पास में, और लोगों को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। जावेद जी कह रहे हैं कि दलाल व्यवस्था खत्म कर रहे हैं, इसीलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है, इसीलिए आप ये सारा किसानों को भरमाने का काम कर रहे हैं। देखिए प्रदीप जी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े विद्वान प्रवक्ता जो प्रवचन दे रहे थे, हम श्रवण कर रहे थे, मैं उनको बता दूं कि आपने तो किसान की गर्दन पर अपना ही हाथ नहीं रखा है, अपने 2 मित्रों का और उनके चिंटू पिंटू का हाथ रखवा दिया है। किसान को बिल्कुल तबाह करने जा रहे हैं। आपको ट्वीट करने पड़ रहे हैं लगातार, आपको बार बार भाषण देना पड़ रहा है, आपके 2.5 दर्जन प्रवक्ता एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन हम तो आपसे 2 ही 3 प्रश्न कर रहे हैं कि आप बिल में शामिल कर दीजिए कि एमएसपी के नीचे खरीद नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, आपने मंडी लाइसेंस की व्यवस्था खत्म कर दी। आपने कहा कि पैन कार्ड धारक खरीद, कोई भी पैन कार्ड धारक जो है किसान की उपज को खरीद लेगा, उसका मामला जो है वो, उसका भुगतान कैसे होगा? अगर वो पैन कार्ड धारक अगर भुगतान नहीं करता है तो एसडीएम और डीएम के अलावा उसकी कहीं सुनवाई नहीं होगी, और डीएम एसडीएम क्या करेंगे ये हम सब आप जानते हैं कि जो सरकार की इच्छा होगी वो करेगा। मंडी लाइसेंस से गांव का, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होता था, मंडियों का निर्माण होता था, आप वो सब खत्म कर देंगे। आपकी सरकार के 2 मित्र हैं जिनका आप चुनाव में जो धन लगा था उसका आप कर्ज अदा कर रहे हैं, अंबानी और अडानी का। सारी फसल वो खरीदेंगे, उनके चिंटू पिंटू खरीदेंगे। ठीक है, ठीक और है। किसान को आपको क्या दिक्कत है एमएसपी की गारंटी देने पर? आप मंडी लाइसेंस क्यों खत्म आपने कर दिया?
मंडियों को तो आप खत्म करने पर उतारू हैं। ठीक। पूरी तरीके से किसान को तबाह कर देने का लिए ये कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक है, लाई ठीक है। और जावेद भाई, प्रदीप जी, जावेद जी, ठीक है। 10 सेकंड, आपका समय खत्म हो गया। जी। एक बात कि ये संघीय ढांचे पर हमला है, ये संविधान पर हमला है, कृषि राज्य का विषय है, केंद्र ने इस पर कब्जा जमाने का प्रयास किया है। और जो कह रहे हैं दलाल आंदोलन कर रहे हैं, ये किसान संगठन कर्नाटक में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, हम लोगों ने तो किसानों को समर्थन दिया। ठीक है जावेद जी, आपने दोबारा संघीय ढांचे से पर हमला किया। ठीक है, दोबारा से मौका मिलेगा आपको। कपिश श्रीवास्तव जी, मुझे लग रहा है कि तकनीकी दिक्कत है, आपको आवाज नहीं मिल रही है क्या? कपिश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से उन पर पहुंचने की कोशिश करेंगे, उनके पास में पहुंचने की कोशिश करेंगे। गौरव मिश्रा जी का रुख, आलोक वर्मा जी का रुख करेंगे। आलोक वर्मा जी, आप ये बता दीजिए कि आखिर आपको चिंता किस बात की, मंडी खत्म हो जाएगी, ये डर आपको कैसे सता रहा है? देखिए प्रदीप जी, आप ये बताओ, जब मंडी के अंदर किसी अनाज की बिक्री होती है तो उस पर टैक्स लगता है, ठीक, और मंडी के बाहर टैक्स नहीं लगेगा, ये आपको भी पता है, सबको पता है। मंडियों में क्या होता था, मंडियों में जो खरीदारी होती थी उससे किसान का पेमेंट सुनिश्चित होता था और एमएसपी पे खरीदा जाता था। इसके लिए सरकारी अधिकारी होते थे। अगर एमएसपी के नीचे खरीदारी हो रही तो किसान अधिकारियों से कह सकता है कि भाई एमएसपी के नीचे खरीदा जा रहा। लेकिन आप ये बताओ, जो बिचौलिए और ये दलाल की बात जो बीजेपी के प्रवक्ता जी कर रहे हैं, तो बिचौलिए और दलाल किस सरकार में नहीं रहे? सभी सरकार में रहे। और आप ये बताओ, आप तो किसान की आय 2022 तक दोगुनी करने वाले थे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने वाले थे, ये सब आपने नहीं किया और संसद में 3 बिल आप लेके आए। प्रदीप जी, मैं एक चीज आपको बताऊं कि कांग्रेस की सरकार थी सेंट्रल गवर्नमेंट में और सुप्रिया महाजन नेता विपक्ष थी। जब भूमि अधिग्रहण कानून आया तो उसमें 10 बार 20 बार लोगों से सलाह ली गई, उसके बाद वो कानून पास हुआ। तो ये जो कृषि बिल है, इसमें किसानों से क्यों नहीं बात की गई या किसानों को क्यों नहीं समझाया गया? और जो एमएसपी की बात हम कर रहे हैं, हम कोई ज्यादा बड़ी बात तो कर नहीं रहे, हम तो प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं कि 3 बिल आप अपने लेके आए, 1 बिल हमारा लेके आओ और इसमें आप साफ साफ लिख दो कि एमएसपी के नीचे पूरे देश में कहीं भी खरीदारी नहीं होगी। एक मिनट आलोक जी, बड़ी बात यह है कि अभी तक कभी भी ये चीज किसी भी कानून में लिखी नहीं गई, तो अब आप इसको लिखने की बात क्यों कर रहे हैं? भाई आप ये बताओ, लिखवाएंगे नहीं आप? एमएसपी तो आज से नहीं, बहुत सदियों से चला रहा है। नहीं, और लेकिन आज तक तो कभी किसी कानून में लिखा नहीं गया ना कि एमएसपी पर ही खरीदना पड़ेगा। किसी क्या कानून में लिखा था ये बात? भाई जब आप हमको प्राइवेट हाथों में सौंप रहे हो तो हम भी तो कुछ गारंटी चाहेंगे, हम भी तो कुछ गारंटी चाहेंगे। पहले अगर सरकारी खरीदारी होती थी तो किसान निश्चिंत था, अगर उसकी नीचे खरीदारी हो रही तो अधिकारी से कह तो सकता था। अब मंडी के बाहर वो बता रहे कि मंडी के बाहर बेच दो। मंडी के बाहर आपको भी पता है कि बिचौलिए ही खरीदते हैं, जो एमएसपी तय होता है उससे 400-500 रुपए सस्ता। सबसे बड़ी बात यह कि जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं आप अपना अनाज कहीं भी बेच सकते हो, अगर मान लीजिए कि आपकी यहाँ पर पंजाब या उत्तर प्रदेश में 2000 रुपए में है और आपको आंध्र प्रदेश में या कहीं बगल में 3000 मिल रहा है, तो आप वहां क्यों नहीं बेच सकते? आपके पास तो बहुत ऑप्शन मिल रहे हैं ना। देखिए, सरकार ने ये स्कीम बहुत पहले से चला रखी है। एक ई नाम के नाम से ऐप था जी, मोदी जी ने इसको शुरू किया था और इसमें यही बात कही गई थी कि कहीं का भी किसान कहीं फसल को बेच खरीद सकता है। तो आप ये बताओ, सीतापुर का किसान अपना चावल पंजाब हरियाणा ले जाता है। ये तो भाई पहले से व्यवस्था थी ना, और आपने शुरू की, तो फिर ऐसा क्या जरूरत आ गई उस चीज को दोबारा लाने की? भाई हम इस चीज पे ठीक है, हम सीधी बात जानते हैं। मैं एक एक चीज आपसे समझना चाहूंगा जिससे लोग समझ सके मामला कहां फंसा हुआ है। आप ये बता दीजिए कि प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि भाई एमएसपी कभी खत्म नहीं करूंगा, आपको एतबार क्यों नहीं होता है? देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। भाई देश के प्रधानमंत्री जी ने तो प्रदीप जी बहुत वादे किए और हम लोग ही उनको सत्ता में दोबारा पूर्ण बहुमत से लेके आए। उत्तर प्रदेश की रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि जिस दिन मैं दिल्ली की गद्दी पर बैठूंगा उस दिन किसानों के पूरे कर्ज माफ होंगे, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी। किसान तो आपसे एमएसपी की गारंटी चाह रहा है, और क्या चाह रहा है? भाई आप लिख के दे दो, हम कुछ और थोड़ा मांग रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आप ये लिख के दे दो, उस बिल में एक लाइन और जोड़ दो कि एमएसपी के नीचे खरीदारी नहीं करेंगे। क्या दिक्कत आ रही भाई? मैं फिर से आपसे वही करूंगा, जब अभी तक किसी विधेयक में ये बात लिखी नहीं थी तो आप इस समय क्यों जोर दे रहे हैं कि इसको कानूनी अमली जामा पहनाया जाए? देखिए, जब धोखा आदमी खाता है तो हर चीज पे एकदम पक्का होकर काम करता है। हमने कई धोखे खाए
2022 तक आय दोगुनी करने वाला का जो अभी बात चल रही थी, उसके बीच में ही ये लाके छोड़ दिया गया। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों की हम लागू करने की बात कह रहे थे, उसको बहुत दूर हमसे कर दिया गया। आप बिजली की दरें बढ़ा रहे हैं, डीजल खाद के दाम बढ़ा रहे हैं, और आप ये बताइए इस बिल में तो ये भी कहा गया ना, अभी हो सकता है बीजेपी के प्रवक्ता जी कहें कि जो खरीदारी करेगा वो 3 दिन में भुगतान करेगा, उसमें लिखा गया है। आप ये बताओ, गन्ना एक्ट में भी तो लिखा गया है कि 14 दिन में भुगतान करेंगे, नहीं करेंगे तो ब्याज के। कहां हो गया, आप बता दो, कहां भुगतान हो गया? बिल्कुल। लगता है कपिश जी जुड़ चुके। कपिश जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? और अगर आपको आवाज मिल रही तो आप अपनी राय रख सकते हैं। और हमारी पार्टी का ये मानना है कि अगर आपको इस तरीके का कानून लाना था और जिससे आपको ये समझ में आता है कि आप किसानों की भलाई के लिए बना रहे हैं, तो आपने एक किसानों के संगठन का गठन क्यों नहीं किया? उनसे एक राय पहले ले लिए होते, फिर उसके बाद आप राज्य सरकारों से बात कर लिए होते। आप जब लेकर के आए संसद के अंदर तो आप कम से कम वोटिंग करा लेते, मत विभाजन करा लेते। तो आखिर इस सब पीछे इनकी मंशा स्पष्ट है कि जो ये दिखा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं, उस पर अब देश और हमारे विरोधी दल और किसान विश्वास करने लायक नहीं है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मौखिक बात का कौन विश्वास करे? इन्होंने तो नोटबंदी के बाद कहा था कि हम ऐसा देश भारत को बना करके देंगे, आपके सपनों का भारत बना के देंगे। मुझे बताइए, अगर किसी के सपनों का भारत बना हो तो बताइए। -23.9% की जीडीपी चली गई, लेकिन आपके जो चुनिंदा पूंजीपति हैं, चाहे वो अडानी साहब हो, चाहे वो अंबानी साहब हो, और चाहे वो अमित शाह जी के पुत्र जतिन शाह हो, इनकी कंपनियां लाभ पे कैसे जा रही हैं? और -23 के जीडीपी पे अंबानी साहब जो हैं वो विश्व के चौथे पादान पे पहुंच गए, 10वें पादान पे। तो ये फार्मूला हमें समझ में नहीं आया कि अगर आपने देश उनके हाथ ना बेचा होता तो शायद वो विश्व के चौथे व्यक्ति नहीं बनते इस कोरोना काल में। और 40,000 करोड़ रुपए का लाभ केवल 3 महीने में उनकी कंपनी कैसे कमा ली? दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है, अगर ठीक है कपिश जी, आपकी बात आ गई। आपको दोबारा से आपके तरफ रुख करेंगे, गौरव जी का रुख करेंगे, गौरव जी से जवाब तलाशने की कोशिश। गौरव जी, आपने कपिश जी की बात भी सुनी, जावेद जी की बात भी सुनी, आलोक जी ने भी कहा, आप क्या कहना चाहेंगे? हम ही फैला रहे हैं, ये बार बार अडानी और अंबानी की बात कर रहे हैं। अंबानी कैसे इस कोरोना काल में ऐसे हुआ है दूसरी कंपनियों ने, तो कहीं एक विषय है, उसको हम इसमें नहीं लाना चाहेंगे। लेकिन एक बात तो स्पष्ट करना, जिस तरीके से ये लोग इस बात को फैला रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान जो है वो गुलाम हो जाएगा पूंजीपतियों का, ये सरासर गलत है। क्योंकि किसान का मूल्य पहले ही निर्धारित हो जाएगा, और यदि वो जाना चाहे कॉन्ट्रैक्ट में तो जाए, ना जाना चाहे तो ना जाए। इतना ही नहीं, मंडियों में जो 8% शुल्क देता था किसान, मंडियों में जो 8% शुल्क देता था किसान, उससे भी वो मुक्त होगा। और 22,000 हाटों को जो हमारी सरकार ने इनाम से जोड़ा है, और 585 मंडियों को जो सबसे पहले इनाम से जोड़ा गया, उसमें जो व्यापार हुआ, उसका कहीं ना कहीं उससे जो उत्साह, उससे जो प्रोत्साहन मिला है, वो इस बात की तरफ इंगित करता है कि इस देश का किसान स्वावलंबन की तरफ बढ़ रहा है। और देखिएगा, नई व्यवस्था को बहुत तेजी से आत्मसात करेगा, और ये दलाल और बीच के बिचौलिए जो हैं, ये जो इनकी मलाई खा जाया करते थे, वो अब नहीं खा सकेंगे। इसीलिए दर्द होना स्वाभाविक है। ठीक है गौरव जी, कुछ बेसिक सवाल हैं, वो आपसे समझना बहुत जरूरी। सवाल नंबर 1, जब किसान इस व्यवस्था को नहीं लेना चाहता है, वो कह रहा कि हम उसी में खुश हैं जो पुरानी व्यवस्था थी, आप जबरदस्ती किसान को यह व्यवस्था क्यों दे रहे हैं? भी कायम है, वो मंडियां भी इसी तरह अनवरत कार्य करेंगी, साथ ही साथ वो एमएसपी भी देखिए उसी तरह कार्य करेगी। और एमएसपी को अभी 2 दिन पहले बढ़ाया भी गया, एमएसपी उसी तरह से बढ़ती भी रहेगी, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्रय भी होता रहेगा। इस कोरोना काल में भी हमारी सरकार ने 5 लाख। नहीं गौरव जी, सवाल यह है, जब किसान इसको लेने के लिए तैयार ही नहीं है, वो कह रहा मुझे अपना भविष्य बहुत अच्छा नहीं करना है, खाली अच्छा करना है, एमएसपी दे दीजिए। और आपने तो कहा था कि किसान की आय 2 गुनी हो जाएगी, वो तो हुई नहीं अभी तक। में केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब बनी और किसानों की आय को दोगुना करने का संकल्प 2022 में प्रधानमंत्री जी ने लिया, तो आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े कदम उन्होंने उठाए। चाहे वो माइक्रो इरिगेशन की बात हो, सॉइल हेल्थ कार्ड की बात हो, या फिर
किसान सम्मान निधि देने की बात हो, अकेले 1 लाख करोड़ तो इसमें ही किसानों को ली जाता है। नहीं गौरव मिश्रा जी, एमएसपी तो दोगुनी नहीं की ना, स्वामीनाथन की रिपोर्ट नहीं लागू की। कितने जिनसों की खरीद किया कर। जी आ रहा हूं आपको बताऊंगा, पूरा मौका दूंगा आपको जी। 14 जिनसों को खरीदने का प्रस्ताव दिया सरकार ने, आज 25 जिनसें खरीदी जा रही हैं सभी प्रदेशों को मिला करके। तो किसान के सारे उपज सरकार खरीद भी रही है, उत्पादन भी बढ़ा है, और बढ़ने के साथ साथ उनको जो प्रतिफल दिया गया है, जो मूल्य दिया गया है, अकेला उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो सिर्फ गन्ने में ही 1 लाख करोड़ से ज्यादा 1,08,000 करोड़ भुगतान किया जा चुका है। तो किसानों के स्वावलंबन के लिए किसानों। गौरव मिश्रा जी, नहीं ये सब बात आपकी ठीक है कि भुगतान किया जा चुका है। क्या किया था आपने, क्या किया था? सिर्फ 5 लाख मीट्रिक टन। गौरव मिश्रा जी सवाल सुनिए, आ रहा हूं सवाल। गौरव मिश्रा जी ठीक है, आपने तो इतिहास पढ़ा है, आप इतिहास के भी स्टूडेंट रहे हैं। गौरव मिश्रा जी एक सवाल सुन लीजिए, नील का जो आंदोलन हुआ था वो आपको पता, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ही था। सरकार ने कहा था, अंग्रेजी सरकार ने कहा था कि 1/3 जमीन पर नील की पैदावार कराई जा सकती है, और उसके बाद में किसानों की क्या दुर्दशा हुई थी ये आपसे छिपा नहीं है। और किसानों को यही डर सता रहा है कि जिस तरह से नील के किसानों की दुर्दशा हुई थी, उसी तरीके से इस बार भी वो पूंजीपतियों के गुलाम हो जाएंगे। शासन था, 3 कठिया आंदोलन किया गया, जो नील की खेती के लिए जो प्रतिबंध लगाया गया था, उस समय इस देश के लोग शासन नहीं कर रहे थे। दुर्भाग्यवश जो शासन आजादी के बाद भी इस देश में हुआ, वो उसी गुलामी परंपरा को ही आगे बढ़ाने वाला था। वो इस देश के किसानों को मजबूत करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम नहीं किया। यही कारण है कि हर व्यवस्था में एक पैरेलल, एक समानांतर दलाल व्यवस्था पनप गई। हो सकता, आज उसको ध्वस्त किया जा रहा है, तो इन लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि इनका जेब कट रहा है, इनकी कमाई मारी जाएगी, समस्या है इनके साथ। ठीक है कपिल जी, मैं कुछ सवाल पूछ लूं, फिर पूरा मौका दूंगा आप लोगों को। आप लोग पूरे सवाल पूछेगा, आलोक जी भी बहुत उत्सुक है कुछ सवाल पूछने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पार आएंगे तो जावेद साहब से ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये खराब है, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खराब है, तो देश में पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्यों की गई। सवाल नंबर 2 जावेद साहब से ये भी समझेंगे, जावेद साहब तैयारी कर लीजिए आप, कि आपने 2014 में ही इसको अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था, आप इसके लिए विधेयक भी लाने के लिए तैयार थे। जब आप तैयार थे और अब भारतीय जनता पार्टी इसको लागू कर रही है, तो क्यों इस तरह का आप किसानों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं? इसका जवाब तलाशेंगे जावेद जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group.
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। मिलेगा हर समस्या का समाधान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम सीधा रुख करेंगे जावेद जी का। जावेद जी, मैंने 2-3 बहुत बेसिक सवाल आपसे पूछे, उनका जवाब जनता जरूर जानना चाहेगी। देखिए प्रदीप जी, जो सवाल आपने किया है उस सवाल का बड़ा सीधा सा जवाब है जी। 62 करोड़ किसान और खेतिहर मजदूर आंदोलित रहा। 250 संगठनों का जो किसान संगठन है वो इसमें शामिल रहे। सवाल वो लोग खड़ा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो लोग ट्वीट कर रहे हैं, मीडिया को बता रहे हैं कि कृषि विशेषज्ञों ने इसको फाइनल किया इन बिलों को। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने नामांकन पत्र में बताया कि उनके पास 1 इंच भी कृषि योग्य भूमि नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के पास 1 इंच कृषि योग्य भूमि नहीं है। बाद में ये फार्मर बन गए हो, फार्म हाउस बना ना, मुझे सीधा सवाल, सीधा जवाब, मुझे सीधा जवाब कि 2014 में आपके ये घोषणा पत्र में था कि नहीं था? मैं उसी पे आ गया जी। हमने बात की थी बहुत स्पष्ट रूप से कि हम कृषक और श्रमिकों के लिए जो खेतिहर मजदूर हैं इनके लिए समय की आवश्यकता के हिसाब से कानून बनाएंगे। आप हमारे मैन्यूफेस्टो को पढ़िए, 7 नंबर पे आप उसके जो 21 पॉइंट हैं उन बिंदुओं को देखिए। 6 नंबर बिंदु है कृषि कार्यों, तकनीक और निवेश के लिए बाजार उपलब्ध कराने के लिए हम उत्पादक कंपनियों पार्टी कर रही है। नहीं, बाजार तो उपलब्ध करा रही है। ये भाजपा सरकार ने नहीं किया जी। भाजपा सरकार ने तो किसान की गर्दन को बिल्कुल जो है कारपोरेट सेक्टर के पंजे के अंदर जो है डाल दिया है। आरोप तो ये कि यही आप भी करने जा रहे थे। हम वो करने नहीं जा रहे थे। हम किसान के साथ वो काम नहीं करने जा रहे थे जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप विधेयक लाने जा रहे थे कि नहीं लाने जा रहे थे? जिसकी ये बात कर रहे हैं, हमने तो कहा कि बाजार और किसान की आवश्यकताओं को समन्वित करने के बाद हम कोई कानून बनाएंगे और इसमें किसान संगठनों की राय सर्वोपरि होगी। हम कृषि आयोग भी बनाने का काम करेंगे जो निरंतर इसके लिए जो है किसानों से संवाद और समन्वय स्थापित करने के बाद उनके लिए आगे की आपके घोषणा पत्र में ये था कि नहीं? हमारे घोषणा पत्र में ये नहीं था कि हम किसान की फसल को लूट ले। हम किसान की एमएसपी, मतलब आप करें तो अच्छा और भाजपा करे तो खराब। भाजपा ने जो किया है और कांग्रेस ने किया है, ये घोषणा पत्र के ये बिंदु सामने है, ये आपके सामने मैं दे रहा हूँ। आप लगातार किसान की आय दोगुनी करने की बात करते हैं। आप 6,000 रुपए साल देते हैं और किसान जब 125 लीटर डीजल खरीदता है उसके डीजल पे इतना टैक्स लगा देते हैं कि वो 6,000 खत्म हो जाता है। ठीक है आप किसान की गर्दन को मरोड़ोगे। ठीक है, आप एमएसपी की गारंटी दे दीजिए। ठीक है, आप बता दीजिए कि सरकारी अरे आपने एमएसपी की गारंटी दी थी क्या? हम कांग्रेस देती है और कर भी देती है। कानून बनाया था क्या आपने?
हम एमएसपी की 50 तक राज किया देश में कि क्या हम आपने कानून मंडियों को बनाया क्या? समाप्त नहीं करेंगे जी। हम और मंडियों को बढ़ाने का काम करेंगे। नहीं ठीक है, आप करेंगे वो अलग बात है। नहीं, 86% लोग वो ठीक है, हम सीमांत किसान है जी। ये जैसे अभी पता है सर, जावेद साहब मुझे पता है कि 80% सीमांत किसान है जिनके पास 2 हेक्टेयर भूमि है। ठीक है, सहारनपुर में एक गांव से दूसरे गांव में कैसे परिवहन की सुविधा देंगे? ठीक है, क्या परिवहन की सुविधा है? ठीक है, एक जनपद में तो किसान अपनी उपज ले नहीं जा पा रहा है और उसको आप अन्य राज्यों में भेजने। ठीक है, ये जब आप लूट का अगर आप कहें तो जवाब ले यही गलत है। ठीक है, आप लावी डिवीजन पे क्यों नहीं आए? अरे भाई मोदी जी तो बाहुबली है, जो चाहेंगे कर लेंगे। सदन की मर्यादा तार तार क्यों हुई, ये सवाल है। ठीक है, संगीत हम उधर नहीं जाएंगे, सदन की मर्यादा पर नहीं जाएंगे, आलोक जी के पास चलेंगे। उससे पहले जरा कपिश जी का रुख कर लेते हैं। कपिश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रख लीजिए, फिर कुछ सवाल हम आपसे भी करेंगे। विधेयक बना, अधिनियम बनने के लिए तैयार है और राष्ट्रपति जी के पास मंजूरी के लिए है। ये पूरी तरीके से काला कानून, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो इन्होंने किया है। उसका कारण यह था कि भूमि अधिग्रहण बिल जब एक्सेप्ट हो गया और एक अधिनियम के तौर पे आ गया, तो अब व्यापारियों के लिए जमीन दे पाना इनके लिए बड़ा मुश्किल काम हो गया। तो वे उसमें एक लूप होल, एक रास्ता निकालने की कोशिश है। कॉन्ट्रैक्ट जो खेती की बात चल रही है, ये क्या है, जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, या जो हमारे चाइना की नीति है विदेशों के अंदर कि वो सस्ता माल पहले उपलब्ध कराते हैं, उसके बाद डंपिंग करते हैं, उसके बाद वहां के मार्केट को आउट करते हैं और उसके बाद अपनी तरीके से जितना चाहते हैं दाम बढ़ाए। उसी तरीके से जियो की नीति आप देख लीजिए जो रिलायंस के अंदर रही, पहले फ्री लेकर के आए, अब किस तरीके से दोहन कर रहे हैं। कपिश जी, रिलायंस को आपने भी कम नहीं बढ़ाया। दादरी में कितने एकड़ जमीन दिया, कितने उद्योगपतियों को कितनी बड़ी बड़ी जमीनें दिया, ये तो आपने भी किया ना, ये तो हर सरकार करती है। उस समय अधिग्रहण कानून थी, उसके तहत दी थी और एक प्रोजेक्ट लगाने के लिए दी थी। आज तक तो प्रोजेक्ट लगा नहीं, आज तक तो प्रोजेक्ट लगा नहीं, प्रोजेक्ट आज तक नहीं लगा। किसानों को जो थोड़ा बहुत मुआवजा दिया गया था, वो मुआवजा किसान अब वापस नहीं कर पा रहे हैं और अपनी जमीन वापस नहीं ले पा रहे। एमएसपी की घोषणा उसके अंदर कर दे, क्योंकि अब बात सरकार की नहीं है, अब बात तो यह है कि निजी हाथों खरीदेंगे। आपने देखा कि इन्होंने किस तरीके से निजीकरण इस देश का कर दिया। 23 कंपनियां उठा करके भारत सरकार की हाँ, ये बात ठीक है, 23 कंपनियां निजीकरण की ओर जा रही जी। 23 की जीडीपी बना के दिया और अपना खजाना भर के विश्व के चौथे बन गए। इसका जवाब इन लोग के पास नहीं है कि आखिर ये कैसे हो रहा है। ठीक है कपिश जी, ठीक है कपिश जी, ठीक है, ठीक है। आलोक जी का रुख करेंगे। आलोक जी, आपके पास पूरा मौका है, आप गौरव जी से भी सवाल अपने पूछ सकते हैं, पहले जावेद जी से पूछ लीजिए, क्योंकि जावेद जी से थोड़ा कम सवाल पूछने हैं आपको चाहिए जी। देखिए प्रदीप जी, हमें किसी से सवाल ज्यादा नहीं पूछना जी, हमारा काम है खेती करना, देश के लिए अन्न उत्पन्न करना। अरे आप अपनी आवाज उठाना भाई, आप अपनी जिम्मेदारी से आवाज उठा सकते हैं। देखिए प्रदीप जी, मैं सीधे से गौरव जी से मैं बात, क्योंकि सत्ता में वही है, वही हमारा कल्याण करेंगे जी। मैं उनसे सीधा सा एक उदाहरण के तौर पे उनको आपको भी बताना चाहता हूं कि जैसे पश्चिम में आप आ जाइए, गन्ने की फसल ज्यादा होती है, वहां पर सरकार ने गन्ने का एमएसपी तय किया, चीनी मिलें लगाई और वहां पर किसान अपना गन्ना देता है। लेकिन चीनी मिलों के अलावा क्रेशर भी होते हैं, क्रेशर पे भी गन्ना खरीदा जाता है। ठीक वही बात जैसे चीनी मिल में जो है एमएसपी के दर पे खरीदारी होती गन्ने की, लेकिन क्रेशर वाले हमेशा 150 रुपए सस्ते में गन्ना लेते हैं और किसान वहां पे गन्ना देता भी है। सेम यही व्यवस्था, देखिए मैं आज ये कह रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए जी। अगर मंडियों में 100% जो मैं एमएसपी की बात कर रहा हूं, ये एमएसपी बाहर वाला सिस्टम अगर खत्म ना किया गया तो एमएसपी छोड़ दीजिए, मंडियां जब खत्म हो जाएंगी तो किसान की खरीदारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ठीक। बड़ी सुनिए, गौरव जी जवाब तो ले लीजिए भाई, जवाब ले लीजिए। प्रदीप जी एक मिनट जी, आप ये बताओ, आप ये कह दो भाई, उसमें हम ज्यादा नहीं, आप ये कहोगे 100% खरीदारी करवाएंगे। जो क्रेशर वाला हमने बात बताई, अगर गलत हो तो भाई बता दो। ठीक है, ठीक, जवाब ले लीजिए। गौरव मिश्रा जी वो कह रहे हैं कि इस तरह से लूट मच जाएगी, मंडियां जब खत्म हो जाएंगी तो किसान बर्बाद हो जाएगा और अपनी फसल को औने पौने दाम में बेचने के लिए मजबूर हो जाएगा। मंडियां खत्म होने जैसी कोई बात हमारी सरकार ने इस विधेयक में किया ही नहीं है।
और बार बार इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि मंडियां अनवरत उसी तरह से चालू उसके रहेंगी। हिसाब से वो धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाएगी, आपसे वो धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाएगी। यही डर है किसानों का। किसान यदि अपने उत्पाद को, अपने प्रोड्यूस को कहीं भी वो बेचना चाहे, उसको बेहतर मूल्य अगर मिलता है, मंडियों से बेहतर मूल्य यदि मिलता है तो वो जा सकता है, वो बात नहीं। लेकिन उसको मंडियों पर अगर बेचना होगा तो जो एमएसपी है उससे नीचे वो नहीं बेचेगा, उसी मूल्य पर। अरे एमएसपी से ज्यादा कहां खरीदारी होती है, आप बताइए। एमएसपी के नीचे ही खरीदारी होती है। नीचे भी बाजार भाव यदि चला जाता है तो उसके लिए भी लगभग सभी प्रदेशों में भावांतर जैसी योजनाएं चल रही हैं। भावांतर जैसे, और इस विधेयक में यह भी तय किया गया है कि यदि मैनिपुलेट करके मार्केट को, अगर किसी भी तरह से मैनिपुलेट करके भाव को नीचे ले जाने की कोशिश की गई तो उस पर दंड भी निर्धारित है, उसको जुर्म माना जाएगा। लेकिन दंड की प्रक्रिया कौन तय करेगा जी? हाँ, लोग अभी तो प्राथमिक स्तर पर, जिले स्तर पर इसकी व्यवस्था की गई, लेकिन मुझे लगता है प्रदीप जी अभी इसमें और सुधार होगा, अभी और कई सारी चीजें जुड़ेंगी इसके ट्रिब्यूनल के लिए या इसके विवादों के निस्तारण के लिए, और चीजें जुड़ेंगी। किसान आज सड़कों पे है तो यही तो मांग रहा है आपसे। आप जो बिल 3 लेके आओ उसमें एक लाइन और लिख दो, क्या दिक्कत आ रही है? मैं तो के न्यूज के माध्यम से आपकी सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि आप उस बिल में एक संशोधन करके लिख दो कि एमएसपी के नीचे अगर खरीदारी की जाएगी तो यह कानूनन जुर्म होगा। लिख दीजिए भाई, किसान सारी जय जयकार करेगा आपकी। माननीय कृषि मंत्री जी का आप भाषण सुनिए, संसद में इस बात को स्पष्ट किया गया है। इसमें बार बार स्पष्टीकरण देने का कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, ऑन रिकॉर्ड है ये चीजें। जी बिल्कुल ठीक बात भाई। आलोक जी, संसद के अंदर कहा गया, संसद के अंदर जो बात की जाती है, संसद के अंदर कहा गया, संसद के अंदर जो बात की जाती है वो रिकॉर्डेड होती है, वो पूरी, वो एक मतलब ऑथेंटिक चीज होती है। आपको उस पर भी एतबार क्यों नहीं हो रहा है? और अभी तक जब ये कानून नहीं बना था कि एमएसपी को कानून बनाया जाए, तो अब आप इस पे क्यों अड़े हुए हैं? देखिए प्रदीप जी, आप ये बताओ संसद इस बार कैसी चली? 9 क्वेश्चन आवर चला उसमें, ठीक है? उसमें कैसे चला आप ये बताओ। जब अपनी ही बात आपको मनवानी है तो आप कुछ भी कर लो भाई। कौन सी ऐसी आफत आ रही थी, कौन सा ऐसा आसमान टूट के गिरा जा रहा था जो इतनी आनंद फानन में ये बिल पास कर दिया गया? इसको आपको सुगमता, जैसे आप टीवी पे बता रहे हैं। गौरव जी, ठीक है, मैं आपसे एक बात समझना चाह रहा हूं। आज जो आंदोलन हुआ उसमें तमाम 23 संगठनों ने इसमें शिरकत किया और विपक्ष की तमाम पार्टियों ने इस पे सहयोग किया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी और आपकी पुरानी जो सहयोगी पार्टी अकाली दल। आपको नहीं लगता कि किसान अपनी खेती छोड़ करके आंदोलन कर रहा है? इससे आप ही का नुकसान है, क्योंकि प्रधानमंत्री की तो छवि पूरी इंटरनेशनल की छवि है। आपको चूंकि हमारे देश में लगभग 60% आबादी जो है कृषि से जुड़ी हुई है, और स्वाभाविक है कि जहां इतनी बड़ी आबादी जुड़ी रहेगी तो वो एक लोकतांत्रिक देश में वो बहुत बड़ा वोट बैंक भी होता है। यही कारण है कि 2000 से ज्यादा सक्रिय किसान संगठन हमारे देश में सक्रिय हैं, और वो सहकारिता से के क्षेत्र से लेकर के मंडियों से लेकर के आढ़तियों से लेकर के उनका कब्जा है, एक प्रकार का नेक्सस है। कई ऐसे संगठन जो इसी तरह के कृतियों में लिप्त हैं। आज उनके सामने सबसे बड़ा संकट यह आ गया है कि उनकी जो पूरी विरासत थी, पूरा जो व्यापार था, कारोबार था, वो खतरे में पड़ गया है सिर्फ इस बिल के माध्यम से, क्योंकि किसान अब जागरूक हो जाएगा और उनसे भी बार्गेनिंग करेगा। यदि कोई आड़तिया है, यदि कोई दलाल है, दूसरी तरफ से जागरूक हो गया। प्रदीप जी, आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट पिछले 3 साल से नहीं बढ़ा। ये किसान की आय दोगुनी करने की बात है। डीजल के दाम बढ़ा दिए गए, बिजली के दाम बढ़ा दिए गए। कैसे आप किसान की आय दोगुनी कर रहे हैं? और जो आप बता रहे हैं ना कि किसान ये इसमें धंधा आप ये बताओ, किसान सड़क पे, इससे आप कुछ सीख लोगे कि नहीं लोगे? आप पूरे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, कम से कम इससे कुछ तो सीखें। अगर अन्नदाता सड़क पर है तो इसको आपको सोचना पड़ेगा। और मैं गौरव जी आपको ये बताऊं, ये तो सांकेतिक था। अगर इसमें संशोधन ना किया गया तो आने वाले दिनों में ये तो चक्का भारत बंद का भी काम होगा और पूरा भारत बंद होगा। फिर आप देखना कहां से रोटी खाओगे, फिर आपको रोटी। और प्रदीप जी, आप एक चीज और बताओ, इन्होंने एसेंशियल सर्विस जो है उसमें संशोधन करके काला बाजारी हटा दिया।
अब क्या होगा, वॉलमार्ट कंपनी आएगी और सी कंपनी आएंगी, बड़े बड़े जो प्लेयर है ना वो सब आएंगे और हमारा पूरा उत्पाद खरीदेंगे। तो इस चीज को आप भी मालूम है, लेकिन आपको एक जब मार्केट, आलोक वर्मा जी, इससे आपको एक फायदा भी तो होगा ना, जो गौरव जी आ रहा हूं, इससे फायदा आपको यह भी होगा कि जब बड़े बड़े वेयर हाउसेज बन जाएंगे, कोल्ड स्टोरेज बन जाएंगे, तो आपको अपना माल रखने की सुविधा भी तो मिल जाएगी ना वहां पर। भाई वो जब खरीद लेंगे, किसान के पास आपको भी पता है प्रदीप जी, स्टोरेज करने की क्षमता नहीं होती है। किसान एक फसल बेचता है, दूसरी फसल बोता है। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। और आप ये जब बताओ कि जब बड़ी बड़ी कंपनियां आके ऐसा काम करेंगे, भाई आप ये बताओ सारी चीजें खरीद लेंगे, नहीं मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, अभी भी किसानों का जो कम से कम 40% सब्जी और दूसरी चीजें खराब सड़ जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। जब ये बड़े बड़े वेयर हाउस बन जाएंगे, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बन जाएंगे, तो ये बचेगा ना, देश हित में काम होगा। अच्छा प्रदीप जी आप ये बताओ, ये वेयर हाउस, ये कोल्ड स्टोर कौन बनाएगा? प्राइवेट कंपनियां तो बनाएंगी। हाँ, प्राइवेट। और बजट में क्या था? बजट में तो किसान रेल चलाई जा रही थी, किसान के लिए हवाई जहाज चला जा रहा था, वो सब कहां चला गया भाई जी? उसकी भी तो बात कर लो। वो जो बजट आया था, पहला बजट तो किसानों के लिए था। हाँ। क्या उसमें क्या सुधार हुआ आप बताओ? और किसान के लिए तो रेल चलाई जा रही थी, वेयर हाउसेज की सारी व्यवस्था की जा रही थी। ठीक, कहां गया सब? जब आप लेंगे, जावेद साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जावेद जी। जो बात भारतीय जनता भ्रम फैला रही है लोग किसानों के बीच, वो भ्रम फैला रही है लोग किसानों के बीच में, ये एक तो भ्रम, मतलब बहुत काला कानून है, बहुत मतलब इससे गंदा कानून और किसी को कहा ही नहीं जा सकता। मैं दो चीजें जो ये लगातार कह रहे हैं, वॉलमार्ट खरीदेगा, बिग बाजार खरीदेगा, फॉर्च्यून ग्रुप खरीदेगा, ये तो एक अलग विषय है, अभी तो उस पर बहुत चिंता कम विषय है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में गुजरात में मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो पेप्सिको ने कॉन्ट्रैक्ट किया था गुजरात के किसानों से। क्या हुआ, गुजरात का किसान जब अपनी वो उपज उसकी तैयार हो गई तो वही पेप्सिको कंपनी सरकार के संरक्षण में, देखिए नहीं, बिल्कुल ठीक बात, पूरी बात आप समझ लीजिए। मैं जो सवाल है, हम विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं। और पेप्सिको ने क्या किया, फसल नहीं खरीदी, किसानों को वो टरकाते रहे, लटकाते रहे, और बाद में ये बात ठीक है, ये बात ठीक है कि बड़ी कंपनियां मनमानी करती हैं, बिल्कुल ठीक बात है प्रदीप जी। बिहार में एपीएमसी एक्ट को दरकिनार करके नीतीश कुमार ने किया, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि बिहार का जो किसान था वो बड़े शहरों की तरफ पलायन कर गया, उसको नुकसान हो गया। दूसरी चीज, इसका कोई समाधान इन्होंने निकाला हो, बताया हो? कांग्रेस ने तो कहा था कि हम एमडीएम के लिए, पीडीएस के लिए, इन चीजों के लिए स्थानीय स्तर पर हम किसान की उपज को खरीदने का काम करेंगे। आप कोई गारंटी, सुरक्षा नहीं देना चाहते हो। आप किसान ने इस कोविड काल में देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम किया। ठीक बात, वो अन्नदाता भाग विधाता। आप गन्ना किसान पर्ची लेके, आपका मूल प्रश्न क्या है? आप क्या, ठीक है, आपकी बात हो गई। कपिल जी, सवाल यह है कि कोई भी सरकार हो, लगातार बिना पूंजीपतियों के आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि पूंजीपति ही है जो सरकारों की मदद करते हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो, तो पूंजीपतियों को तो साथ लेके चलना पड़ेगा ना। के बिना भी नहीं हो सकता, देश किसानों के बगैर भी नहीं हो सकता। देश इस देशवासियों के हर देशवासियों के साथ ही होता है। मैं एक सीधी सी बात ये पूछना चाहता हूं, फार्मिंग के अंदर अगर आप व्यापारी को लाते हैं तो आप पुराने समय में जो साहूकारी प्रथा चल रही थी उसको बढ़ावा दे रहे हैं। उसका कारण ये है कि आज वो पहले इनको आएगा और इसके बाद धीरे धीरे सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में लेना शुरू करेगा। साहूकारी को बढ़ावा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही कि सूदखोर इसमें पहले से बने थे, आढ़ाती इसमें पहले से थे, उसको निकालने का काम कर रही है। अब ये किसान बेचारा करे तो क्या करे? छोटे किसान अगर बन करके मंडी के अंदर बैठे 2 रुपए का लाभ कमा रहे हैं तो वो इनको बर्दाश्त नहीं होता। इनको बर्दाश्त वहां होता है जहां पूरा देश किसी अंबानी, अडानी और जैन जैसे लोगों के हाथ में बेच दिया जाए। तो ये उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये छोटे लोगों के खिलाफ है, ये बड़े लोगों के साथ है, क्योंकि बड़े लोगों के साथ इनको बड़े डील होते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इन 6 वर्षों में सबसे ज्यादा अपना फंड बढ़ाया है और आप देख लीजिए अपने कार्यालय से लेकर के कम से कम 200-300 जगहों पे इन्होंने अपने जो है रीजनल ऑफिसेस बनाए। कौन सी ऐसी पार्टी है जो इतना पैसा खड़ा कर सकती है? तो ये तो व्यापारियों के पैसे से लड़ने वाली चीज है। उन्हीं को कर रहे हैं, उन्हीं के लिए कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये मंडी समितियों को धीरे-धीरे भाई अगर व्यापारी, ये अब
ठीक है, ठीक है, ठीक। आएगा, ये काम सरकार का है। भंडारण इनको व्यवस्था करनी चाहिए ताकि हमारा किसान अगर कुछ अनाज ज्यादा पैदा करता है तो वो कम रेट पर उसमें भंडारण कर सके और उचित समय आने पे वो बेच सके। लेकिन यहाँ उल्टा होगा, सस्ते में खरीद के वो भंडारण कर लेंगे और उसके बाद देश के भाई कपिल जी, एक सीधा सा सवाल है और सीधा सा जवाब चाहिए। गौरव मिश्रा जी ये कह रहे हैं, कपिल जी सवाल सुन लीजिए। कपिल जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप सवाल सुन लीजिए। गौरव मिश्रा जी कह रहे हैं कि ये जो बीच के हड़ाती थे, बिचौलिए थे, उन बिचौलियों को खत्म किया जा रहा है, इसीलिए आप लोगों को ये दिक्कत हो रही है, क्योंकि आप लोग के बीच से ही बिचौलिए हैं। कि इनको किसान वोट देता है, किसानों में से ही अड़तिया होते हैं, कोई अमीर आदमी बन करके नहीं आता है, इन्हीं गरीबों के बीच का अड़तिया जाता है वहां, और 2 रुपए वो कमाता है तो उनके लिए दिक्कत है। इनको चाहिए उद्योगपति, क्योंकि वो वोट भले ना देता हो। सच्चाई बाहर आ गई, यही सच्चाई बाहर आ गई प्रदीप जी। कपिल जी का दर्द बाहर आ गया। इनका दर्द आढ़तियों के लिए है, इनका दर्द दलालों के लिए है, इनका दर्द बिचौलियों के लिए है। यही सच्चाई है इनकी। ये समाज के सबसे अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ किसान, जिसकी जोत सिर्फ 1 एकड़ या 2 एकड़ है, 85% किसान यहाँ का सिर्फ 2 एकड़ से नीचे की खेती करता है, उसके लिए इनका दर्द नहीं है। नहीं बता पा रहे हैं कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जियो का प्रचार कर रहे थे। ये एक्ट के खिलाफ है, उनके प्रोफाइल के खिलाफ है। तो इस तरीके का काम ये खुलेआम करते हैं, ये व्यापारियों के लोग जवानों से कोई लेना देना नहीं है। आप क्यों अपना गला फाड़ रहे हैं? गौरव जी, ये कहिए कि आप सांप्रदायिक भेदभाव की राजनीति करके गौरव जी एक सवाल, को आपने जातियों में बांटा। ठीक है, जावेद जी एक सवाल पूछ ले, आपने जातियों में बांटा, किसान को कमजोर करने का काम किया। जावेद जी, आपने जो एक बहुत मौजूद सवाल उठाया था वो जवाब ले। गौरव मिश्रा जी, जावेद जी कह रहे हैं कि जिस तरह से ये जो कृषि है वो राज्यों का विषय है, आप सारी शक्तियां केंद्र में निहित कर दे रहे हैं। 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 टैक्स, यानी कि सब जितना है सब केंद्र में निहित। कह रहे हैं संघीय ढांचे को आप तोड़ रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप पर। सरकार ने जो निर्णय लिया है ये अंत्योदय के मूल सिद्धांत को प्रतिपादित करता है, अंत्योदय के सिद्धांत पर आधारित है, जो सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ। नहीं गौरव मिश्रा जी, बता रहा हूं, आप सुनिए, आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आप दल वालों की बात कर रहे हैं। आपका दर्द दलालों के लिए है, आपका दर्द बिचौलियों के लिए है, आपका दर्द पूंजीपतियों के लिए। आप नहीं चाहते हैं कि सबसे कमजोर किसान अपने मूल्य पर अपना उत्पाद बेच सके। आपको सबसे बड़ा दर्द इस बात का है। लेकिन गौरव जी, आपने उस बात का जवाब नहीं दिया। जावेद जी कह रहे हैं ये संघीय ढांचे को तोड़ने की कोशिश है। जी जावेद जी सवाल पूछ रहे हैं। जी अभी मैं प्रदीप जी, आप बहुत, अगर भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में, उनके एजेंडे में, उनके दिल में अगर किसानों के लिए जरा भी सदाकत होती, हमदर्दी होती, तो पहली चीज ये काला कानून नहीं लाते। नंबर 1, इन्होंने जब जीएसटी लाए थे तो इन्होंने कहा था सदन के बाहर, सदन के अंदर भी कहा था कि सदन में कही गई बात रिकॉर्ड में है। लेकिन इनके प्रधानमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने, जीएसटी जब पास हुआ तो इन्होंने कहा जिन राज्यों को जीएसटी में नुकसान हुआ है उनका हिस्सा नहीं मिल पाया। 70,000 करोड़ रुपया खाली लोन ले लीजिए, हमारा पैसा हमको नहीं, हम उसका ब्याज। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में मुख्यमंत्री जुड़ चुके हैं, वो लाइव आ रहे हैं। हाँ, इसलिए हमको ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी लाइव देख रहे हैं, लेकिन ये बात सच है कि किसान सड़क पर है और भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझना होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, हम सीधे ले चलते हैं आपको, देखते हैं मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं।
लाइव आपको दिखाई दे रहे हैं, मुख्य सचिव पीके भी आपको दिखाई दे रहे हैं, तिवारी जी भी आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए, लखनऊ कमिश्नरी से जुड़े हुए जो ये प्रस्ताव आज हमारे सामने आए हैं, माननीय जनप्रतिनिधियों ने जो सुझाव दिए हैं, जो उनकी कुछ जगह प्रस्ताव दिए हैं, कुछ सुझाव भी दिए हैं, कुछ उन्होंने समस्याएं भी रखी हैं। प्रत्येक जिला प्रशासन का ये दायित्व बनता है कि वे सभी संबंधित माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद बना करके